नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी एनालिसिस। देखिए, कंज्यूमर क्या होता है, आपने अभी इकोनॉमिक्स बिजनेस दोनों में ही पढ़ा हो थोड़ा बहुत, कि वो जो गुड्स और सर्विसेज को अपने डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ करता है, खरीदता है, कंज्यूम करता है, वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक हाउस होल्ड भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? एक कंज्यूमर अपनी इनकम को किस तरह से खर्च करता है, उसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। ठीक है, यूटिलिटी क्या है? किसी भी कंजम्पशन के लिए, जो सॉरी गुड्स या सर्विसेज का कंजम्पशन कहाँ पहुँचाता है हमें? ह्यूमन वांट्स के सेटिस्फैक्शन पे पहुँचाता है कि नहीं? कोई सा कार आपने खरीद ली, आपने आज आइसक्रीम खाई, ये सब क्या है? ये आपको किसी न किसी तरह से सेटिस्फैक्शन की तरफ उस पर पहुँचा रही है, आपकी वांट पूरी कर रही है। ठीक, तो इस सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए यूटिलिटी को क्या कहा जा सकता है? सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। वाइस वर्सा, ज़रूरी तो है नहीं कि कोई कमोडिटी कंज्यूम की जाए तभी उसकी कोई यूटिलिटी हो, प्रूव हो। जब तक वो कमोडिटी यूज़ नहीं की गई है तब भी उसके अंदर कोई ना कोई यूटिलिटी तो है ही, सेटिस्फैक्शन देने की पावर है। तो इसीलिए यूटिलिटी को कहा जा सकता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी भी। ठीक है, तो ये उसकी दो डेफिनेशन हो गई यूटिलिटी की। अब जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे, चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब यूटिलिटी के थ्रू कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचता है और इक्विलिब्रियम है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूटिलिटी क्या है और कैसे मेजर होती है। देखें, दो अलग अलग बहुत बड़े माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं, एक है अल्फ्रेड मार्शल और एक है जे आर हिक्स। लेकिन यूटिलिटी को मेजर करने के केस में दोनों के ओपिनियन बिल्कुल अलग हैं। जहाँ एक तरफ मार्शल कहते हैं कि हम 1 2 3 4 यूनिट्स या यूटिलिटी यानी कि यूटिल्स इन्होंने नाम दिया हुआ है। ठीक है, यूटिलिटी को मेजर करने की स्टैंडर्ड यूनिट को यूटिल्स कहा गया है। इसमें मेजर किया जा सकता है 1 यूटिल्स 2 यूटिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो जैसे आपने किसी ने कहा कि आपने 1 कप चाय पी, ठीक, तो आपको 2 यूटिल्स या 3 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन हुआ। मार्शल के हिसाब से ऐसा कहा जा सकता है और इसीलिए इसको कहा गया है कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, क्योंकि ये न्यूमरली पॉसिबल है काउंट होना, तो इसीलिए कार्डिनल कहा गया। जबकि हिक्स, जे आर हिक्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई इसको केवल रैंकिंग की जा सकती है। अगर हमसे कहा जाए कि भाई ये 4 आइटम है एक्स वाई जेड पी, तो इन सब में किस में आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, किस में कम, केवल आप ये रैंकिंग कर सकते हो हाई और लो की, आप नंबर नहीं बता सकते। आप ये कह सकते हो कि भाई हम चाय पीने से सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलता है मुकाबले कॉफ़ी पीने से। आप ये नहीं कह सकते कि 3 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन हमें चाय पीने से हो रहा है और कॉफ़ी पीने से हमें 2 यूनिट्स ही यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कह सकते, कैन नॉट, यानी कि इस थ्योरी के अगेंस्ट। तो इसको क्या कहा गया है? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ठीक, इसके बाद अगर हम ये मान के चलें कि हाँ भाई न्यूमरली, मतलब मार्शल के हिसाब से न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो सकती है, तो आते हैं आपके कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई आप कोई एक गुड ए, मान लो एप्पल, खाने बैठे आपने बहुत दिन से एप्पल नहीं खाया था। ठीक, आपने बहुत दिन से एप्पल नहीं खाया था, आपको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत बहुत दिनों बाद आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के एप्पल 1 kg, जिसकी हर यूनिट लगभग आइडेंटिकल है, नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ठीक है, आपको मिली। ठीक, मान लीजिए 1 kg में आपको 8 यूनिट्स मिल गई। अब ये एप्पल, जब आप पहला एप्पल खाओगे तो क्या होगा? आपकी सेटिस्फैक्शन बहुत तेज़ी से इन्हांस होगा। ठीक, अब ये एप्पल आपने खाया, पहला पीस, पहला यूनिट आपने कंज्यूम किया, आपको कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली उससे, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी हम कार्डिनल फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपने सेकेंड यूनिट खाई,
तो अब क्योंकि पहले वाले यूनिट के पहले क्या था, बहुत दिन से आपने एप्पल नहीं खाया था, आपको भूख भी लगी हुई थी, आपको एप्पल बहुत पसंद भी था, ठीक। तब आप सीधा पहला एप्पल खा रहे थे, तो आपको ऑब्वियसली उससे काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, बजाय कि सेम टू सेम बिल्कुल सेम सेकेंड यूनिट जो आपकी है उससे, क्योंकि इसके पहले आपने अभी अभी एक एप्पल खाया है कि नहीं। अब सेकंड यूनिट कंज्यूम करने से पहले आप एक बार एक एप्पल खा चुके हो, जस्ट थोड़े ही समय पहले, ठीक। तो अब उससे आपको उतनी यूटिलिटी तो मिलेगी नहीं, कुछ कम मिलेगी। मान लीजिए, इससे यहाँ देखिए एग्जांपल दिया है, मान लीजिए आपको फर्स्ट यूनिट से 10 यूटिल मिली, तो दूसरे से 9 मिली, और अब तीसरी खाओ उससे 8 या 7 ही मिले, है कि नहीं। तो इस तरीके से आपकी जो यूटिलिटी है मार्जिनल, यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट से, वो घटती जाएगी। टोटल यूटिलिटी आपकी बढ़ती जाएगी एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, जब तक आपका पेट एकदम भर ना जाए, है कि नहीं। ये हम एप्पल की बात कर रहे हैं, लेकिन ये हर चीज़ों में काम आता है, ठीक। ये सिस्टम। तो एम यू क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 11 10 यूनिट्स किसी चीज़ की खाई, ठीक, और आपको जो है 100 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन यील्ड हुआ उससे। फिर आपने 11 यूनिट्स खाई, तो टोटल 105 यूटिल्स हुआ, तो 11th यूनिट से कितना हुआ, 100 से 105, यानी 5 यूटिल्स बढ़ा। ये क्या है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे गिना जाता है, किसी भी पॉइंट ऑफ उस पे नंबर ऑफ यूनिट्स पे जो टोटल यूटिलिटी था माइनस उसके पिछले वाले नंबर ऑफ यूनिट्स पे टोटल यूटिलिटी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ इन्होंने एक टेबल बना दी है इलस्ट्रेट करने के लिए, कंजम्पशन ऑफ यूनिट एक्स, सॉरी कमोडिटी एक्स, और यूनिट्स उसकी 1 2 3 4 5, और टोटल यूटिलिटी 100 190 270 340 400 बढ़ रही है। तो हमने क्या किया, कहा ये तो फर्स्ट यूनिट थी, तो उसकी टोटल यूटिलिटी ही मार्जिनल यूटिलिटी होगी। लेकिन सेकेंड यूनिट में क्या होगा, 190 में से 100 पिछले की है, तो इसलिए 190 में क्या करेंगे हम, 100 माइनस करेंगे, और क्या मिलेगा हमें, 90। ऐसे ही 270 में 190 माइनस करेंगे तो 80। अब देख रहे हैं एम यू घट रहा है। एम यू हमेशा ही फर्स्ट यूनिट से ही घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए देखिए आपका टी यू कर्व ऐसा जा रहा है और एम यू कर्व ऐसा जा रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एम यू कभी ज़ीरो और उसके बाद नेगेटिव हो जाए। मतलब कि कब ऐसा होता है, जब कोई कॉमोडिटी ऐसी है, जैसे भी मैंने सेब की बात की, एक टाइम आएगा फिर आप कहोगे अब मुझे सेब नहीं खाना भाई। पहले तो आपकी टी यू बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी और एम यू जो है एकदम हाई पीक पे थी, ठीक। देखिए दोनों का कर्व है, इसको जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। एम यू पीक पे थी और टी यू एकदम तेज़ी से ऊपर बढ़ी थी। लेकिन एक पॉइंट आया कि एम यू ज़ीरो हो गया और टी यू मैक्सिमम पे रुक गया आके। क्यों, क्योंकि अब आप कह रहे हो भाई हम अब और सेब नहीं खा सकते, ये वाले सेब को खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो हमने खा लिया, ठीक। आपने हमसे कहा हमें खाना ही खाना है, तुमने खा लिया। अब इसके ऊपर तो हम खा ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको एक सेब और ठुसा दिया गया। अब क्या हुआ, अब आपका मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव में चला गया। अब उस आखिरी सेब को खाने से आपको अच्छा नहीं खराब लगा, आपका सेटिस्फेक्शन जो टोटल सेटिस्फेक्शन अब तक फिर भी कहीं पे था वो घटने लग गया। अब आपको पहला सेब भी पसंद नहीं आ रहा है, जबकि आप खा रहे हो कई सारे, और पहला खाते समय आपको अच्छा लगा था, फिर भी अब आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, नेगेटिव में चला गया, उल्टी ही हो गई आपको, है, क्योंकि आप अब ओवर खा चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं हम कि एम यू नेगेटिव और टी यू नीचे, ठीक। ये पॉइंट्स याद कर लीजिए, रट लीजिए, मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको रट लीजिए, एग्जाम में ज़रूर आएगा। दो फॉर्म है इसके, एक ये है कि टी यू एम यू का रिलेशन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एम यू, और एक आता है स्टेजेस ऑफ एम यू या स्टेजेस ऑफ टी यू, ठीक। किसी भी फॉर्म में से पूछा जा सकता है, मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखा गया, हालांकि आपको काफ़ी उसमें लिखना होगा इसको डिटेल में। पहला स्टेज होता है, पहली चीज़ क्या है रिलेशन टी यू एम यू के बीच में, कि टी यू बराबर है सम ऑफ एम यू। शुरू से लेके एक स्टेज तक जितने भी मार्जिन यूटिलिटी है उसका सम टोटल यूटिलिटी होता है। टी यू तब तक बढ़ता है जब तक एम यू पॉजिटिव है। जब एम यू ज़ीरो होता है तो टी यू मैक्सिमम होता है।
क्योंकि एमयू को ऐड करके बन रहा है ना। तो जब एमयू जीरो होगा तो पिछले का ही टोटल फिर से टीयू बन जाएगा, तो टीयू मैक्स हो जाएगा। इसके बाद अब एमयू नेगेटिव जाने वाला है तो टीयू घटेगा, क्योंकि नेगेटिव चीज ऐड करो तो सम घटता है। जब एमयू इज नेगेटिव टीयू स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, देखिए वही लिखा है। डिक्रीजिंग एमयू इम्प्लाइज दैट टीयू इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। हाँ, क्योंकि एमयू हमेशा ही डिक्रीज हो रहा होता है, तो आपका कर्व कभी भी ऐसा नहीं जाएगा, सॉरी, आपका टीयू का कर्व कभी भी, मान लीजिए ग्राफ है, क्या हो गया इसको, तो मान लीजिए आपका ग्राफ है, तो जब भी कभी ग्राफ बढ़ेगा तो वो ऐसे ही बढ़ेगा, ना कि ऐसे, समझ रहे हैं? यह एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह ऊपर बढ़ नहीं सकता है, ऐसे ऊपर नहीं बढ़ सकता, ये हमेशा ऐसे ही बढ़ेगा। जो कर्व है आपका वो आउटर रहेगा, ठीक है। जो कर्व है आपका वो कैसा रहेगा, आउटर रहेगा। क्यों? क्योंकि टी यू इंक्रीजेज एट अ डिमिनिशिंग रेट, घटती दर से टी यू बढ़ रहा है, ठीक है। पहले 10 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, तो ये चीजें हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आप देख रहे हैं शुरू से ही घट रही है ना। क्योंकि कहा क्या कहा जाता है कि साइकोलॉजिकली जो इंटेंसिटी और डिजायर है फॉर अ कमोडिटी टेंड्स टू डिक्रीज एज मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई, एक समय पे आप जब एक ही चीज के कई स्टैंडर्ड यूनिट्स कंज्यूम करते हो, तो एक के बाद एक के बाद एक आपका मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा ही, आपका सेटिस्फैक्शन हर दूसरी यूनिट से तीसरे यूनिट से घटेगा, ठीक है। इसमें दो एजम्पशन बहुत ज़रूरी है। एक कि उनकी जो यूनिट्स हैं वो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मतलब कि जैसे कप ऑफ टी ना कि स्पून ऑफ टी, ठीक। दूसरा एजम्पशन आपका क्या है कि जो कंजम्पशन है कमोडिटी का वो कॉन्टिन्यूस है। एक यूनिट आज, एक यूनिट कल खा रहे हैं ऐसा नहीं है, वरना तो फिर वो हमारा पूरा फेल हो जाएगा। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ, ये एक लॉ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉ, लॉ मतलब ये हमेशा अप्लाई होता है, सिर्फ ये एजम्पशन मान के चल रहे हैं हम तब, ठीक। अब आते हैं हमारे मेन उस पे कि चैप्टर का नाम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, यानी कि कंज्यूमर जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पे हो, ऐसा पॉइंट क्या कहलाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये होता क्या है, और यूटिलिटी एनालिसिस जो अब तक हमने पढ़ी उससे ये कैसे मिलता है। देखिए, जब कंज्यूमर की इनकम और मार्केट प्राइस सब सामने है आपके, फिक्स मार्केट प्राइस है, फिक्स्ड इनकम है, अब वो अपना एक्सपेंडिचर प्लान कर रहा है कि भाई हम ये गुड और ये सर्विस इतनी इतनी क्वांटिटी में खरीदेंगे, लेकिन इस तरह से खरीदेंगे कि उसका जो टोटल सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो, उन इनकम और उन मार्केट प्राइस के अंदर जो बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फैक्शन उसे मिल सकता है। जब वो मिलता है तो कहा जाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम एंड मार्केट प्राइसेस ही प्लान्स हिज एक्सपेंडिचर on different goods and services in such a manner that he maximizes his total satisfaction, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी हमें कुछ assumption करना है। क्या? पहला कि कंज्यूमर रेशनल है, वो ना ही इतना क्या बोलते हैं उसको, खर्चीला किस्म का है कि कहीं पे भी कितनी भी चीज़ कितनी महंगी मिल रही हो, ओवर प्राइस्ड हो और उसकी ज़रूरत की भी ना हो तब भी वो खरीद ले, ऐसा भी ना हो। ना ही वो कंजूस हो, है ना, यानी कि स्पेंडथ्रिफ्ट हो कि भाई हमें ज़रूरत है चीज़ की, हमारे पास पैसे हैं लेकिन हम पैसे को घर पे रखे हैं, बचा रहे हैं बिना किसी रीज़न के, ठीक है। तो ऐसा भी ना हो, एक रेशनल कंज्यूमर है ये मान के हम चलते हैं, तब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला बात सेटिस्फाई हो पाती है। फिर सेकंड चीज़ क्या मानते हैं हम कि यूटिलिटी कार्डिनल है, नंबर में गिनी जा सकती है। फिर यूटिलिटी इंडिपेंडेंट है, एक कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं उसकी जो भी यूनिट्स है, उसकी जो भी क्वांटिटी है, केवल उस पे ही हमारा सेटिस्फैक्शन डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरे गुड्स के कंजम्पशन से हमारा इसका यूटिलिटी इफेक्ट होने लगे, जबकि ऐसा कई केसेस में होता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिपेंडेंट यूटिलिटी है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि भाई आपको पीनी चाय थी, ठीक,
आपने एक कप चाय पी तो जितना सेटिस्फेक्शन मिला, फिर दूसरे कप चाय पी तो जितना, तो पहले कप पी लेने के बाद जो दूसरे कप में सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है वो अलग है, तीसरे तीसरा कप आपने चाय पिया वो उससे कम है। लेकिन अगर यही तीसरा कप ही दूसरा कप हो, बीच में आपने कॉफ़ी पी ली हो एक कप, तो अब क्या होगा? अब जो यूटिलिटी आती सेकंड कप में वो नहीं आ रही है, वो आ रही है थर्ड जैसी या उससे कम ज़्यादा। लेकिन किस वजह से? क्योंकि वो इफ़ेक्ट हो गई कॉफ़ी की वजह से, ठीक है, दूसरी चीज़ की वजह से। तो दूसरे गुड्स के कंजम्पशन से इफ़ेक्ट नहीं हो रही है, ऐसा हमें मान के चलना पड़ता है, ठीक है? ना ही आप कंज्यूम कर भी रहे हो। अब लास्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मतलब कि उस पैसे, जो आपके पास पैसे हैं, उससे उस मार्केट प्राइस पे जो भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं आम तौर पे, उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो हम कहते हैं कि मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है। हमें मान के चलना होता है कि इस दौरान वो कांस्टेंट थी, वो बदल नहीं रही थी कि सडनली कोई चीज़, वो महंगाई आ गई या मंदी आ गई, है ना, नोट की डॉलर के प्रति वैल्यू घट बढ़ गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जिससे कि मनी की यूटिलिटी चेंज हो, ठीक है? अब देखिए, अब आया आपका मेन पॉइंट कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक हम कैसे पहुंचेंगे? ये न्यूमेरिकली ग्राफिकली पहुंचेंगे हम, ये सिर्फ बातों में या थियोरेटिकली नहीं जाने वाले हैं, ठीक? दो, देखिए, दो सिचुएशन मान के चलते हैं हम, दोनों ही सिचुएशन में हम देखते हैं कि कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू कैसे पहुंच सकता है। दो सिचुएशन हम मान के चल रहे हैं। पहली क्या है? जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, ठीक, या फिर जब कंज्यूमर दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है। जब कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम करता है तब हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है चीज़ें? प्राइस ऑफ कमोडिटी, मार्जिनल एंड टोटल यूनिट यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यहाँ देखिए फिर से उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि 1 रुपए में एक व्यक्ति 100 ग्राम शुगर, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम नमक ले सकता है, ठीक है? कुछ ज़्यादा ही उन्होंने 1 रुपए की वैल्यू लगा दी। और इन तीनों चीज़ों को खाने से ये एक स्टैंडर्ड बास्केट बनी, और इस तीन तीन चीज़ों को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को 4 यूटिल्स की यूटिलिटी मिल रही है टोटल। तो इसीलिए हम मान लेंगे कि 1 रुपए की मार्जिन यूटिलिटी क्या है? 4 रुपीज़ है, ठीक? तो ये माना गया है। और इम्पोर्टेंट क्या है कि एज्यूम किया जाता है कि कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज हो रहा, ठीक? अब एक क्वेश्चन दिया गया हमें कि लेट कर लेते हैं कि 2 यूटिल्स क्या है? MUM है, मतलब कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक? और ये हमेशा 1 रुपए के हिसाब से होती है, यहाँ तो उन्होंने दे दिया है ब्रैकेट में, पर हमें मान के चलना है। अब मानते हैं कि एक्स कमोडिटी वो खरीदना चाहता है और एक्स का प्राइस 4 पर यूनिट है, ठीक? और ये शेड्यूल दिया हुआ है हमें कि पहली यूनिट से उसको 20 MAX प्राप्त हुआ, दूसरे से 18, तीसरे से 16, चौथे से 8, फिफ्थ से 0 और सिक्स से -5। अब हमने स्केल बनाया कि भाई 1 रुपये 2 यूटिल्स है, तो रुपए में हमें कितनी यूटिलिटी मिली, है ना? MU इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ फ्रॉम द कमोडिटी एक्स। तो हमने कहा भाई 20 यूटिल्स यानी 10 रुपये, 2 यूटिल्स 1 रुपये का, तो 20 कितना होगा? 10 होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। 18 का क्या आएगा? 9 आएगा, 16 का 8, 8 का 4, 0 का 0, -5 का -2.5। हमने ये टेबल बना ली। अब हमने कहा कि भाई कितनी यूनिट्स एक्स को खरीदनी चाहिए? भाई तब तक खरीद सकता है जब तक उसकी जो मनी की यूटिलिटी है ना, जो कि कितनी है? 4 रुपीज़। हमने देखा था कि 4 रुपीज़ 1 यूनिट के लिए है, ठीक? तो हमने चूंकि यहाँ पे MU को इसमें कन्वर्ट कर लिया, हम अपोजिट भी कर सकते थे, हम इसको 4 को 8 कर लेते और इसके सामने 8 8 8 कई बार लिख देते, ऐसा भी कर सकते थे। लेकिन हमने उल्टा किया, हमने इसको क्या किया है, यहाँ पे रुपये में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने कहा भाई हमारा जो प्राइस है एक्स का वो 4 रुपीज़ है, तो जब तक हमें 4 रुपए की 1 यूनिट खरीदने पे 4 रुपए की यूटिल्स प्राप्त हो रही है तब तक तो अच्छी बात है, हम फायदे में है। लेकिन जब हमें उससे कम मिल रही है तो हमें खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही हमने देखा यहाँ पे कि भाई 10 यूटिल्स मिल रही थी, बहुत अच्छी बात है, हम ये यूनिट खरीदेंगे। यहाँ भी हमें 9 यूटिल्स मिल रही है,
ठीक, 9 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट कर चुके हैं। यहाँ में 8 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, यहाँ में 4 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है। तो जब तक 4 रुपये का हम सामान खरीद रहे हैं, उससे हमें 4 रुपये की यूटिलिटी मिल रही है, तब तक तो हम इसे खरीदेंगे, क्योंकि हमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब हमें यूटिलिटी ज़ीरो मिल रही है तो हम उसे नहीं खरीदेंगे। यानी कि कितने यूनिट्स खरीदना सही है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ लाई कर रहा है, 4 यूनिट्स पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये फोर्थ यूनिट है, लेकिन ये चारों खरीदेंगे तभी फोर्थ पे पहुंचेंगे। तो 4 यूनिट्स खरीदने पे हमारा क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे रहता है। समझ में आ रहा है? नहीं है भी आ रहा है तो भी हम, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और न्यूमेरिकल जब मैं समझाऊंगा तो ये पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगा। पूरा नहीं, मतलब कि यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं आपका फिर से एक्सप्लेन करूंगा न्यूमेरिकल्स पढ़ाते टाइम। देखिए ग्राफिकली कैसे किया इन्होंने। इन्होंने कहा भाई प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स 4 था तो ये हमेशा ही 4 रहेगा। और फिर इन्होंने रुपी में क्या किया, उसकी टेबल बनाई थी यहाँ पे। इस टेबल को 10 9 8 4 0 2.5 -2.5 ये पूरा इन्होंने यहाँ पे पॉइंट कर लिया। अब जहाँ पे भी क्रॉस किया वही आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक, तो अब आते हैं टू कमोडिटीज़ या सेवरल कमोडिटी केस में। जब कई सारी चीज़ें हो वहाँ हम क्या करते हैं, सिंपली MUX/PX कर लेते हैं। ठीक, मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं कमोडिटी एक्स के। और कमोडिटी वाई में भी हम ऐसा करते हैं, MUI/PY। और देखते हैं कि वो MUM के बराबर कहाँ पे आ रहा है। ठीक, और आपस में भी कब बराबर हो रहा है। मान लीजिए कि कोई गुड है जिसकी कोई कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट पे हम पहुंचते हैं तो हमारा MUX 50 होता है और प्राइस उसका 10 है। तो 50/10 उस पॉइंट पे क्या हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी 5। वहीं गुड वाई में एक कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे, क्योंकि ये 20 रुपए का है और हमने देखा कि 100 यूटिल्स भी हमें एक पॉइंट पे मिल रही हैं, कोई एक स्टेज होगी, उस स्टेज पे MUM इसमें भी क्या आ रहा है, 5। तो जिस स्टेज पे ये भी MUM के बराबर हो जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें आपको केवल फॉर्मूला और इन एब्रिविएशंस का फुल फॉर्म याद रखना है बस, और कुछ नहीं है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी आते भी हैं तो फॉर्मूले में आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हो। देखिए कुछ भी आपको टेबल नहीं बनानी, ग्राफ नहीं बनाना, प्लस माइनस कुछ नहीं करना, सीधे सीधे आपको MUX/PX MUY/PY दिया है, और अ, और MUM 5 दिया है, और बस पूछ रहा है कि क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। हमने कहा भाई 20/4 5, 25/5 5। तो दोनों केस में MUM आ रहा है, तीनों आपस में बराबर है, तो सीधे कंज्यूमर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे MUM नहीं दिया है लेकिन फिर भी दोनों का दिया है, तो हम दोनों का इक्वालिटी तो चेक ही कर सकते हैं। 25/5 5, 30/5 6। चूंकि इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसीलिए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं। ठीक, इसके भी न्यूमेरिकल्स हम कहाँ लगाएंगे, न्यूमेरिकल क्लास में लगाएंगे। ठीक है, बेसिक लिमिटेशन क्या है यूटिलिटी एनालिसिस की, कहाँ पे जाके हमारा यूटिलिटी एनालिसिस जो है रुक जाता है, यानी काम नहीं करता, ये हमें देखना है। तो सिंपल सा पैराग्राफ उन्होंने छोटा सा दिया है, क्या आप अपना सेटिस्फेक्शन कभी भी यूनिट्स में देते हो, 1 2 3, हाँ, कि हमें इससे ये 2 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, इससे हमें 3 यूटिल्स सेटिस्फेक्शन मिला, नहीं देते हो। आप कभी बता ही नहीं पाओगे अपने सेटिस्फेक्शन को कि हाँ भाई इससे हमें इतना मिला, इससे हमें उतना मिला। आप केवल यही कह पाओगे कि भाई हमें इससे सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिला और इससे कम मिला। तो इसीलिए यूटिलिटी एनालिसिस करना इतना आसान प्रैक्टिकली नहीं है, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं। ठीक, यहाँ पे क्या है, हिक्स ने जो चैलेंज दिया था वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन एक और तरीका है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने का, और वो क्या है, इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इस पे हम पहुंचेंगे अगले चैप्टर पे। ठीक है, इस चैप्टर के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला चैप्टर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही है, लेकिन यूटिलिटी एनालिसिस के बजाय ये रहेगा इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक, इस तरीके से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कैसे पहुंचेगा ये हम पढ़ेंगे और जानेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।